एक रैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और हमने पिछली वीडियो में जो भी कंटेंट का अध्ययन किया है, जो आज का हमारा ये टेस्ट है उसी कंटेंट पर आधारित है। लगभग 50 के आसपास प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न के पश्चात उसकी विस्तृत व्याख्या दे रखी है। प्रश्नों को संकलित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि वही प्रश्न इस पेपर में समाहित किए जाएं जो विगत वर्षों में आ चुके हों या उनके आने की संभावना हो। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी है। अगला है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। हमें इसे क्या करना है, मैच करना है। चलो गौर से देखिए, जो भोपाल गैस त्रासदी है वो घटना कब घटी थी? 3 दिसंबर 1984 को ये घटना क्या हुई थी, घटित हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे मिक भी कहा जाता है, नामक अत्यंत विषैली गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी है वो कब हुई थी? 1984, यानी कि पहले का हो जाएगा 2। उसके पश्चात जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना है वो 1986 को यूक्रेन में घटित हुई थी, जो कि वैश्विक स्तर की बड़ी परमाणु आपदाओं में गिनी जाती है। तो कहने का मतलब है जो चेरनोबिल है वो आपका 1986 में आ जाएगा, यानी कि बी का हो जाएगा 3। उसके पश्चात भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में की गई थी ताकि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को गति दी जा सके। यानी कि 1982 में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये सी का हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला। उसके पश्चात भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण है इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इट मीन्स जो हमारा डी का ऑप्शन है वो हो जाएगा 4। कहने का मतलब है 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 ये हमारा पहला वाला विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये अर्थात भोपाल गैस त्रासदी कब हुई है हमारे पास? 1984 में घटित हुई है। चेरनोबिल घटना 1986 में घटित हुई है और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में की गई है। वहीं भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना 1987 में की गई है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है। अब देखिए कैसे मिलाएंगे। दामोदर नदी को हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम इसे जैविक मरुस्थल के रूप में मिला सकते हैं, ए का 3 हो जाएगा। नील नदी को मिस्र की देन कह सकते हैं, सी का 2 हो जाएगा। कोसी को कह सकते हैं बिहार का शोक, बी का फर्स्ट हो जाएगा। और हरिकेन का जो मापन है वो करते हैं साफिर सिम्पसन नामक पैमाने से, तो डी का 4 हो जाएगा। तो हमारा सही विकल्प हुआ 3 1 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 हमारा पहला वाला विकल्प ठीक हो गया। दामोदर नदी को हम क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। साथ ही साथ इस नदी में इतना अत्यधिक प्रदूषण हुआ है जिस कारण इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि जैविक मरुस्थल की संज्ञा किस नदी को दी जाती है, तो हमारा सही आंसर होगा दामोदर नदी। भारत की जो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो इस नदी पर बनाई गई है ये अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की अनुकृति है। तो ये भी लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो गया। अब बात करते हैं कोसी नदी। कोसी नदी लगातार अपना मार्ग बदलती रहती है और इसमें बाढ़ आती रहती है, इस कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है। वहीं चक्रवाती तूफानों या हरिकेन द्वारा जो भी क्षति होती है यहाँ पर का जो मापन है वो साफिर सिम्पसन नामक पैमाने द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछे हरिकेन द्वारा होने वाली क्षति का मापन किससे करते हैं, तो बताएंगे साफिर सिम्पसन पैमाने से करते हैं। नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को हम कहते हैं जैविक मरुस्थल या पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। और जो हमारी डीबीसी प्रोजेक्ट है दामोदर
नदी घाटी परियोजना वो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की क्या है, अनुकृति है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुछ एसडीजी दे रखे हैं, इन एसडीजी का हमें मिलान करना है। एसडीजी के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। जैसे एसडीजी 6 है, एसडीजी 6 हम देखें तो उसका मतलब होगा सभी के लिए स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंधन, यानी कि ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। एसडीजी जो 10 है इसका संबंध है असमानताओं में कमी लाना, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। एसडीजी 13 है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल उपाय अपनाना, तो सी का हो जाएगा 4। वहीं 15 का मतलब है भूमि पर जीवन, यानी कि पृथ्वी पर जीवन, तो डी का हो जाएगा 2। तो हमारा 3 1 4 2, 3 1 4 2 हमारा कौन सा विकल्प बैठ रहा है, 3 1 4 2 ये पहला विकल्प बैठ रहा है। अब आप इसको हम व्याख्या कर लेते हैं इसकी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने लक्ष्य तय किए गए, तो बताएंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 प्रमुख लक्ष्य तय किए गए। कितने बताइए, 17 प्रमुख लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए, और ये तय किया गया कि 2030 तक इन्हें प्राप्त करना अनिवार्य होगा। क्या होगा, अनिवार्य होगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो 17 ये लक्ष्य तय किए गए ये किस साल तय किए गए थे, किस वर्ष में तय किए गए थे, तो बताएंगे 2015। यानी कि हम कह सकते हैं 25 सितंबर 2015 को ये 17 एसडीजी तय किए गए, साथ ही साथ 169 उपलक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे। अब जो एसडीजी हैं, कल जो मेरी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारे एसडीजी किस से संबंधित हैं मैंने बताए थे। फिलहाल इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम व्याख्या करते हैं। एसडीजी 6 इसका जो संबंध है वो है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। यानी कि जो एसडीजी 6 है इसका संबंध है स्वच्छता और स्वच्छ पानी। एसडीजी 10 का संबंध है असमानताओं में कमी लाना। एसडीजी 13 का संबंध है जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले हानिकारक प्रभावों को कंट्रोल करने के लिए तत्काल कार्रवाई का प्रावधान। एसडीजी 15 का संबंध है भूमि पर जीवन अर्थात पृथ्वी के जीवों एवं संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ये भी ध्यान रखना आपको आवश्यक है कि अंतरिक्ष अनुसंधान इन एसडीजी का हिस्सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो मैं ये नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अंतरिक्ष अनुसंधान है वो एसडीजी में शामिल नहीं है। ये लाइन पेपर में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। कब हुआ था, 1972 में हुआ था, तो ए का हो जाएगा 2। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये हुआ था 1992 में, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। रियो +5 यानी कि जो हमारा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ठीक उसके 5 वर्ष बाद हुआ था 1997 में, तो सी का हो जाएगा 4। जोहान्सबर्ग सम्मेलन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था हमारा 2002 में, तो ये हो जाएगा डी का 3। तो हमारा विकल्प होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो हमारा जो पहला वाला विकल्प है वो सही है। हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया और ये सम्मेलन मानव पर्यावरण पर आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था और पहली बार मानव पर्यावरण पर प्रकाश डाला गया। अब मतलब संयुक्त रूप से ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को पहली बार वैश्विक मान्यता मिली थी। अगला बिंदु है 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन रियो में किया गया था, अतः इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। और इसी सम्मेलन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक वैश्विक कार्य योजना पेश की गई जिसे एजेंडा 21 भी कहा जाता है या रियो घोषणा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे एजेंडा 21 को किस सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, तो बताएंगे 1992 में या 1992 में। इसे हम प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं। 1997 में रियो +5 सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया था। कहाँ किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था। वहीं वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में
सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया, या हम ये कह सकते हैं 2002 में जोहान्सबर्ग में जो सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसे दूसरा पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे Rio+10 भी कहा जाता है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। ये पॉइंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुमिलित करने वाला प्रश्न है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ए का हो गया 2। ब्रटलैंड रिपोर्ट का संबंध किससे है, तो बताएंगे जिसका विषय था हमारा साझा भविष्य, इसका संबंध है ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड से, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। हरित विकास का संबंध है, ग्रीन डेवलपमेंट का संबंध है WM एडम्स से, यानी कि सी का हो जाएगा 4। और पर्यावरणीय निश्चयवाद का संबंध है कार्ल रिटर से, यानी कि डी का 3। तो 2, 1, 4, 3 यानी कि जो हमारा पहला वाला विकल्प है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। यूनेप द्वारा भारतीय वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की संज्ञा प्रदान की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस भारतीय वैज्ञानिक को फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की संज्ञा दी गई है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। और ये संज्ञा किसने प्रदान की थी, तो बताएंगे यूनेप के द्वारा ये संज्ञा प्रदान की गई थी। बात करते हैं अगले बिंदु की। 1987 में WCED की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट कहते हैं, और उसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य, यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर। यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर जो ब्रटलैंड रिपोर्ट थी उसका शीर्षक था। और इस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। इसकी प्रतिपादक ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड थी। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसके बारे में। अगला बिंदु है, एक पुस्तक है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट, इसके लेखक WM एडम्स हैं। ठीक है, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। वहीं पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रमुख प्रतिपादक कार्ल रिटर थे। कौन थे, कार्ल रिटर। तो ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन डेवलपमेंट के राइटर कौन हैं, तो बताएंगे WM एडम्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन हैं, तो हमारा आंसर होगा कार्ल रिटर। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो बताएंगे हमारा साझा भविष्य, यानी कि कह सकते हैं आवर कॉमन फ्यूचर। ये क्या था, शीर्षक था। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न ये कह रहा है, कथन है और फिर नीचे उसका एक कारण दे रखा है, और इस आधार पर हम इसके उत्तर का चयन करेंगे। पहला कथन ये कह रहा है, कथन ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। कारण क्या है, ये अधिनियम किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अब यहाँ पर देखना ये है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 वाला, उसे हम छाता विधान कहते हैं या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी जानते हैं। अब क्योंकि ये जो अधिनियम है वो पर्यावरण को इस प्रकार से परिभाषित करता है कि किसी जीव के चारों तरफ मौजूद भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके मध्य होने वाली अंतःक्रियाएं समाहित होती हैं, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी कि पर्यावरण कहते हैं। 1986 की परिभाषा यही थी, तो उसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यानी कि पहला स्टेटमेंट भी ठीक है कि 1986 का जो पर्यावरण अधिनियम है उसे हम छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अधिनियम किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को शामिल करता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं।
ये भी कथन और करण वाला प्रश्न है। कथन ए क्या कह रहा है, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही कथन है। अब हम पढ़ते हैं इसका कारण। अत्यधिक प्रदूषण और कोयला परिवहन के कारण इसके पारिस्थितिकी तंत्र को भारी क्षति पहुंची है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल कैसा है, सही है, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या करता है कि जो दामोदर नदी है इसे हम जैविक मरुस्थल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें अत्यधिक प्रदूषण हो चुका है और कोयला परिवहन के कारण जो इसका इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से या कह सकते हैं उसको भारी नुकसान पहुंचा है, भारी क्षति उसको हुई है, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ व्याख्या भी लिखा हुआ है, व्याख्या में कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। भारी प्रदूषण के कारण इसमें जलीय जीवन का बने रहना कठिन हो गया है, जिसके फलस्वरूप इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है कि इसमें इस प्रकार का जो इसका जो इकोसिस्टम है वो इस प्रकार का हो गया है कि कोई भी जलीय जीव इसमें अपना जीवन बड़ी आसानी से जी नहीं सकता। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें जो जलीय जीवन है वो बहुत ही कठिन हो गया है। विश्व में सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो प्रमुख नदियां हैं। एक तो है येलो नदी जो चीन की है, दूसरी है गंगा नदी। ठीक है, इसमें लिखा है गंगा नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है। ये सभी पॉइंट आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, इनको जरूर याद करिएगा। अगला प्रश्न है स्टेटमेंट वाला कि सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि लास्ट जो वीडियो मैंने एक्सप्लेन की थी उसमें इसके बारे में बताया था। दूसरा स्टेटमेंट कारण क्या कह रहा है, सतत या स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट करेक्ट है तो है ही, साथ ही साथ कथन ए की ये बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या भी करता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो पहला वाला विकल्प हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। सतत विकास का मूल अर्थ यही है कि वर्तमान पीढ़ी अपने संसाधनों का उपभोग इस प्रकार करे कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं और उनकी क्षमताओं से कोई समझौता ना करना पड़े, इसलिए इसे अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय माना जाता है। इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट की बिल्कुल सही व्याख्या करता है, इसलिए हमारा पहला वाला विकल्प सही आंसर के रूप में चयनित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कथन ए, वातानुकूलन यानी कि एयर कंडीशनिंग को पर्यावरणीय सुरक्षात्मक कार्यों में एक सकारात्मक कदम माना जाता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एयर कंडीशनिंग को पर्यावरणीय सुरक्षात्मक कार्यों में एक सकारात्मक कदम माना जाता है, बिल्कुल गलत है। इसे सकारात्मक कदम नहीं मानते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कागज़ के थैलों का प्रयोग करना और धारणीय विकास को अपनाना पर्यावरणीय सुरक्षा से सीधा संबंध रखता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर हम कागज़ के थैलों का प्रयोग करेंगे तो उन्हें डिकम्पोज करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और इससे क्या होगा, प्रदूषण पर हम नियंत्रण पाने में सफल हो सकेंगे, या नियंत्रण करने में हमें सहयोग प्राप्त होगा। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, और जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही विकल्प होगा ए गलत है परंतु आर सही है। इसकी व्याख्या देखिए, धारणीय विकास को अपनाना और प्लास्टिक के स्थान पर कागज़ के थैलों का प्रयोग करना पर्यावरणीय सुरक्षा से जुड़े सकारात्मक कदम हैं, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक के स्थान पर कागज़ के थैलों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, उन्हें डिकम्पोज करना आसान हो जाएगा। जब उन्हें डिकम्पोज करना आसान हो जाएगा तो वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण पर हम नियंत्रण करने में कहीं ना कहीं हमें सहयोग मिलेगा। वहीं इसके विपरीत अगर हम बात करें एयर कंडीशनिंग की यानी कि वातानुकूलन की, तो उसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से बिल्कुल ही नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वातानुकूलन का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है।
10वां प्रश्न क्या कहता है? कथन 1, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पर्यावरण क्या है? अपार शक्ति का भंडार है। कथन के पश्चात दूसरा स्टेटमेंट इसके कारण के रूप में है, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही विभिन्न पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तभी ऐसा जब पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जब विभिन्न पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण हो रहा है, तभी हम पर्यावरण को अपार शक्ति का भंडार कह रहे हैं। ऐसे में हमारा जो आंसर होगा, ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो हमारा पहला वाला जो विकल्प है करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और जो हमारा पहला स्टेटमेंट है पूर्णतः सत्य है कि पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। वहीं पर्यावरण की समस्त कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। इसमें स्वयं संवर्धन क्षमता पाई जाती है, ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग कैपेसिटी पाई जाती है और इसके तत्वों में एक अंतर्निहित पार्थिव एकता विद्यमान होती है। अतः हम कह सकते हैं दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट की सही व्याख्या करता है। आज हम केवल इन 10 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगामी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।